हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन पोरवाल मैम क्लास। और बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज का बेटा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है लहसा की ओर। आज का हम जो 36 का चैप्टर है, चैप्टर 2 लहसा की ओर, यह राहुल सांकृत्यान द्वारा राइट किया हुआ है। इस चैप्टर में जो है उन्होंने अपनी एक यात्रा के बारे में डिटेल में बताया है। मतलब उसकी जब वो तिब्बत गए थे उससे संबंधित कुछ घटनाएं जो वहाँ हुई थी या वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, माहौल था, उसको लेके यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये चैप्टर है सन 1929 और 30 के बीच का जो चैप्टर, मतलब जो घटना है चैप्टर में जो दी गई है 1929 से 1930 के समथिंग ये घटना घटी, मतलब वो जो भी यात्रा जो की थी। अच्छा, नेपाल से तिब्बत के रास्तों का जो रोमांचक वर्ण जो हुआ है, उनके संग जो जो कुछ छोटी मोटी बड़ी घटनाएं घटी या उन्होंने वहाँ का जो कुछ भी देखा, उन्होंने इस चैप्टर में वो सब राइट किया है। तो उसी चैप्टर में जो जो उन्होंने लिखा है उसी को हमने हेडिंग के थ्रू यहाँ पर हेडिंग में राइट कर रखा है। इन्हीं हेडिंग के बेस पे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ जो पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट्स जैसे दिया है नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व, तो इसमें पहला वाला है मार्ग का महत्व, यानी नेपाल से तिब्बत जाते समय जो रास्ता है उस रास्ते का महत्व क्या है। ठीक, पहले आप एक नजर इन पॉइंट्स पे देख लीजिए। 9 पॉइंट्स है। सेकंड है तिब्बत का सामाजिक जीवन। थर्ड है ठहरने का स्थान, डाड़ा तोड़ला का जंगल, घोड़े पर यात्रा, उतराई पे भटकाव, तिड़री समाधि गिरी पर, तिब्बत की तेज धूप, शेखर बिहार में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हीं के बेस पर ये पूरा चैप्टर हम शॉर्ट में एक तरीके से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा नेपाल तिब्बत मार्ग का गला थोड़ा बैठा हुआ है। ठीक, नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व। तो नेपाल तिब्बत जो मार्ग था वो आने जाने का मुख्य मार्ग था। ठीक है ना, जो रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार मतलब इसी रास्ते के द्वारा होता था। व्यापार का रास्ता यानी आने और जाने का, माल जो ढोने का जो रास्ता था वो इसी रास्ते से हुआ करता था। सैनिक, इसे सैनिक मार्ग भी कहा जाता था। ठीक है, आज भी इस पर अनेक चौकियां बनी हुई हैं। किसकी चौकियां बनी हुई हैं? सैनिकों की, फौज की चौकियां बनी हुई हैं तथा कुछ उनके किले भी है। कभी यहाँ चीनी सेना रहती थी, मतलब पहले यहाँ कौन सी सेना रहती थी? चीनी सेना। पर अब कौन है यहाँ पर? भारतीय सेना के कुछ चौकियां बनी हुई हैं। ठीक, आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ किसानों ने डेरा डाले। मतलब जो कुछ फौजियों के जो मकान थे वो गिर चुके हैं और कुछ अगर रह भी गए हैं तो उनमें क्या है? किसानों ने डेरा डाल लिया है। जो नेपाल तिब्बत मार्ग की जो विशेषता थी वो यहाँ उस समय के बारे में जो विशेषता थी वो यहाँ पर बता दी गई है। अब मैं यहाँ पर तिब्बत का सामाजिक जीवन, तिब्बत का जो सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार था। तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कठिनाइयां थी। आराम व कठिनाइयां थी। यहाँ जाति पाति और छुआछात नहीं था। जैसे हर जगह जो जात का, छुआछात का बहुत भेदभाव होता है, पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। औरतें पर्दा नहीं करती थी और निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति घर में जाकर मतलब अनजान व्यक्ति भी होता था, अगर वो घर में जाके चाय मांगे तो घर की जो महिलाएं होती थी वो उसे चाय बना कर देती। पर जो निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे होते थे, भिखारी होते थे, उन्हें घर में आने की अनुमति नहीं थी। ठीक, अब उसके कहने पर चाय बन जाती थी। वहां चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर चौड़ी में कूट कर एक टोटीदार बर्तन जो केटल टाइप में मान लीजिए, ठीक है ना, में परोस दिया जाता था। ठीक है ना, तो यहाँ का जो जीवन मैंने ज्यादा बड़ा नहीं बताया, डिटेल में नहीं बताया, शॉर्ट में कर दिया। मतलब वहां का जीवन क्या था
छुआछात थी नहीं, औरतों के लिए पर्दा वगैरह भी नहीं था, मतलब खुले उसका था। बस वहां पर अगर भय था तो किस टाइप का था कि किसी जो निम्न श्रेणी का जो भिखारी था उसको घर में एंट्री नहीं थी। अच्छा, उस समय डाकुओं का भी भय बहुत रहता था। और जो उस समय की जब बात है तो कानून, ऐसा कोई सरकारी कानून नहीं बना था कि जो हथियार वगैरह हर कोई ना रखता था। हर कोई उस समय अपने बचाव के तौर पर हथियार रखता था, क्योंकि वो जो क्षेत्र था एकदम पहाड़ी इलाका था। चारों तरफ वो पहाड़ों से, बर्फीले पहाड़ों से घिरा होता था। घिरा होने के कारण वहां डाकुओं के छिपकर बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मतलब और लोगों के साथ वहां पर अक्सर घटनाएं, लूट मार, हत्याएं आदि होती रहती थी। ठीक, अब हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब यहाँ पर ठहरने का स्थान क्या है? ठहरने, ठहरना, यानी हम कहीं पे भी जाते हैं तो अब व्यक्ति जहाँ पे भी जाता है तो ठहरने की व्यवस्था पहले देखता है कि वह रात कहाँ बिताएगा या दिन कहाँ बिताएगा। तो ठहरने का। लेकर जब पर्यक्त चीनी किले में चला तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। राहदारी मांगने मतलब इनाम बोलते हैं, कुछ किराया तौर पे वो मांगने लगा। लेखक ने अपनी और अपनी साथी सुमित की चिट्ठी उसे दे दी। सुमित कौन था? जो उन्हें वहां पर रास्ते में उनका एक मित्र था जो उनके साथ तिब्बत की यात्रा पर गया था। उसका नाम, उसे ये सुमति नाम से उसे पुकारते थे। तो लेखक ने अपनी व अपने जो उसका मित्र था उसके नाम की चिट्ठी उसे दे दी। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोड़ला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। जो उसका दोस्त था, ठीक है ना, तो उसकी जान पहचान के कारण उसे उस गांव में रहने की एक ठीक ठाक जगह मिल गई। पिछली बार जब वे घोड़े पर सवार होकर वहां आए थे तो उन्हें एक गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था। मतलब ये अभी तो वो सुमति के साथ वहां पर आए थे तो इस बार उनका जो रुकने की व्यवस्था थी वो अच्छी हो गई। पर इससे पहले जब वो वहां पर आए थे तो उन्हें वहां पर कहाँ रुकना पड़ा था? एक गरीब के झोपड़े में अपना समय व्यतीत करना पड़ा था। ठीक, अब है आगे हमारा इसमें, इस बार भी भिखमंगों के वेश में यात्रा पर थे। इस बार कैसे वो यात्रा पर? भिखमंगों के वेश में थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा दाड़ा थोड़ला का जंगल। जो ये जगह है दाड़ा थोड़ला का जंगल, ये एक जंगल है, उसका नाम दिया हुआ जो पहाड़ी इलाका यानी तिब्बत के मार्ग में है। दाड़े तिब्बत के खतरनाक स्थल है। दाड़े जो है वहां का एक खतरनाक स्थान है। ठीक, ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर, ये जो तिब्बत जो बसा हुआ है समुद्र तल से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर। आप सोच लीजिए, यानी ये कितने ऊंचाई पे है? समुद्र जो है 16-17 हजार फीट नीचे है, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी थी? 16-17 हजार फीट। ठीक, इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव। अब जाहिर सी बात है, जब टोटली पहाड़ी इलाका है तो मीलों तक कोई गांव नहीं मिलेंगे, क्योंकि गांव के लिए चाहिए सुख सुविधाएं, कुछ जो जरूरतमंद चीजें हो वो तो कम से मिला। तो जब चारों तरफ पहाड़ी इलाका रहेगा, वो भी 16-17 हजार की ऊंचाई पे, तो वहां पर मीलों तक जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, गांव ही नहीं होगा। ठीक, अब क्या था, वहां पर क्या, नदियों के मोड़, ठीक है ना, नदियों के मोड़ और पहाड़ों की चोटियां सबसे खतरनाक थी। दो चीजें बहुत खतरनाक, एक तो पहाड़ों की जो सबसे ऊंची चोटी होती थी और दूसरा जो थे नदियों के मोड़। दूर दूर तक, मीलों तक कोई आदमी नहीं दिखाई देता। जैसे ये बता, जब गांव ही नहीं थे तो आदमी कैसे दिखाई देगा। यहाँ सरकार पुलिस पर खर्च नहीं करती थी। जो गवर्नमेंट थी उस समय पुलिस पर वो खर्च नहीं करती, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाती है। मैंने भी बता दिया कि क्योंकि पुलिस को वहां पर क्या है, सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी, फैसिलिटी नहीं मिलती थी, तो वहां के जो लोग थे लूटपाट करने में बहुत माहिर हो चुके थे, तो वहां पर जो है खून बड़ी आराम से हो जाते थे, आसानी से। डाकू पहले आदमी को मार डालते थे, फिर माल लूटते थे।
कारण यह है कि लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते थे। क्यों होता था? क्योंकि आप भी जब बराबर डाकू को गन दिखाओगे, वो भी दिखाओ, तो पहले आपको मार डालेगा, ठीक है ना। लाठी की जगह वहां हर व्यक्ति अपने पास क्या रखता था? पिस्तौल और गन। तो ये यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब हमारा लेखक सुमित भिकमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि अभी यहाँ पर ये पॉइंट बताया है कि वहां पर लूटपाट होती थी, लोगों को मार दिया जाता था, फिर लूटपाट। पर जो लेखक और सुमति थे, वो कौन से वेश में यात्रा कर रहे थे? भिकमंगों के वेश में। जब वो भिकमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि भिखारी को तो कोई लूटेगा नहीं, क्योंकि उससे कुछ मिलना नहीं है। तो राइटर ने यहाँ क्या था? एक भिखारी का वेश दोनों दोस्तों ने मिलकर कौन सा वेश धारण कर रखा था? रूप धारण कर रखा था भिकमंगे का, ठीक है। तो यहाँ लूट का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक। इसलिए उन्हें डाकुओं से खतरा नहीं था। वे जहां भी खतरा की स्थिति देखते, टोपी उतार कर भीख मांगने लगते थे। जहां पे उन्हें लगता था कि ये डरावना इलाका आ गया है कि यहाँ लूटपाट हो सकती है, तो फट से सर से टोपी उठाई और भीख मांगना स्टार्ट कर देते थे। अगला पॉइंट है हमारा, तो यहाँ तक तो उनकी यात्रा है। अब है घोड़े पर यात्रा। घोड़े पर यात्रा। अगले दिन उन्हें 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर लड़कौर पहुंचना था। जो मतलब यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा के अगले दिन ही उन्हें 16-17 मील की ऊंचाई पे चढ़कर ऊपर कहाँ पहुंचना था? लड़कौर पहुंच। अगले दिन उन्हें बताया ना कि 16-17 मील की ऊंचाई पर चढ़ना था। अब चढ़ना था तो जाहिर सी बात है, अकेले तो इंसान हिम्मत नहीं कर पाएगा चढ़ने की। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि घोड़े कर लिया है। तो उन्होंने घोड़े करना बेहतर समझा और दोपहर के समय डारे पर पहुंचे, ठीक। अब 17,000 फीट की ऊंचाई थी, 17-18 फीट की ऊंचाई। दाहिनी तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थी और भीड़ की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। मतलब क्या था? एक तरफ क्या थी? बर्फ की, हिमालय की जो बर्फ की चोटियां होती, हिमालय जैसी बिल्कुल बर्फ की हिमालय की चोटियां थी, और दूसरी तरफ जो थी भीड़ की तरफ वाले बिल्कुल पहाड़, नंगे पहाड़ थे। ना ही तो बर्फ थी उन पर, ना ही हरियाली। एक तरीके से मान लीजिए पथरीले पहाड़ थे, ठीक है ना। ना तो उन पर बर्फ थी और ना ही हरियाली थी। तो एक तरफ तो कैसा था? खूब हिमालय के पर्वत की तरह, उस पर क्या थी? बर्फ से ढके हुए पहाड़, और दूसरी साइड क्या था? पथरीले पहाड़ थे, जिनमें ना ही हरियाली थी और ना ही उन पर कोई बर्फ थी, ठीक। सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था। जो पहाड़ी का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा स्थान जो था, वहां पे उस स्थान के देवता का मंदिर था, जिसे पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। किससे सजाया गया था? देवता के मंदिर पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। अब उतराई। अच्छा, यहां तक तो दिया हुआ है ऊपर चढ़ने का, यहां तक तो हो गया। मतलब उनकी जो मार्ग का महत्व बता दिया, तिब्बत का सामाजिक जीवन भी बताया, ठहरने का स्थान हो गया, जंगल के बारे में हो गया, और घोड़े की जो यात्रा थी उसके बारे में भी हो गया। 17-18 फीट की ऊंचाई थी, जिसका कारण उन्होंने घोड़े की सहायता ली चढ़ने में। अब यहाँ हमारे 5 पॉइंट हो गए, यानी आधे से ज्यादा हमारा चैप्टर हो चुका है, ठीक। अब हमारे रह गए 4 पॉइंट। इतने आराम से समझ में आ गया हमें, ठीक है ना। अब हमारा 6 पॉइंट उतराई। अब चढ़ाई हो गई, मंदिर के दर्शन हो गए, मंदिर बता दिया हमने, जो वहां के जो मंदिर के जो सर्वोच्च स्थान पर जो देवता का निवास था, वो किससे बना हुआ था? पत्थरों, सींगों से और रंग बिरंगी झंडियों तथा कपड़ों से सजा हुआ था। अब दर्शन करने के बाद उनका क्या होता है? वहां से वापस लौटना होता है। तो अब अगला हमारा उतरने का। तो उतराई पर भटकाव। जब वो उतरते हैं तो भटकते हैं, देखिए। अब उतराई आ गई, मतलब दर्शन करके जब वो लौटने लगे। लेखक का घोड़ा जो था बहुत धीमे धीमे चल रहा था, उसकी चाल थी जो बहुत धीमी थी। लेखक उसे आगे चलने के लिए कहता और पिछड़ जाता। लेखक मतलब जब उसे आगे चलने के लिए कहता था, पर वो नहीं चलता, उसी हिसाब से ठुमक ठुमक के धीरे धीरे अपना टुक 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 करके चलता रहता है। लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़ा। 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वह रास्ता भटक गया है।
ठीक है ना। उसका जो राइटर का जो घोड़ा था वो बहुत स्लो चल रहा था, बार बार उसे तेज चलने के बोलने के बावजूद भी वह तेज नहीं चल रहा था। और जब राइडर 1-1.5 मील चल चुका, 1-1.5 मील चल लिया, तब उसे इस चीज का एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। अब रास्ता जब वो भटक जाता है तब फिर से वह वापस आता है, मतलब इतना रास्ता होने के बाद वापस आता है। शाम के 4-5 बज गए। सुमति उसका इंतजार कर रहा था, यानी जो उसका दोस्त था, शाम के 4-5 बज चुके थे वापस लौटते लौटते, तो उसका जो दोस्त था वह उसका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में था, वह मंगोल था, मंगोल तो था ही, तो दोस्त था वो कैसा था, गुस्से में था, क्योंकि वो क्या था, मंगोल। गुस्से में लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे कंडे फूंक डाले। तो जो कौन बोलता है, जो राइटर का दोस्त होता है सुमति, कि इतनी जब बनाता कि उसके इंतजार में 2 टोकरी कंडे, यानी सर्दी इतनी थी तो हाथों को मतलब अपनी बॉडी को राहत देने के लिए अलाप जलाते हैं ना, तो हाथ तापने के लिए उसने 2 टोकरी कंडे वहां पर फूंक दिए। 3-3 बार चाय पी ली, मतलब वो हिसाब किताब पूरा बता। 3-3 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गया। जब लेखक ने अपनी मजबूरी क्या बताई कि एक तो घोड़ा स्लो था और दूसरा वह गलत रास्ते पे चला गया था, कितने 1.5 मील दूर। अब वह शांत हो गए। लड़कों में वह एक अच्छी जगह ठहरे, उन्हें चाय सत्तू गर्मा गर्म थुकबा खाने को मिले। चाय सत्तू, सत्तू होता है भुंजे हुए चने से जो बनाया जाता है, आटा से टाइप में होता है, ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक, अब हमारा इसके बाद अगला तिड़री समाधि गिरी पर। तिड़री समाधि गिरी पर। अब देखिए, अब वे तिड़री के विशाल मैदान में थे, मतलब वापस लौट रहे थे अब मैदान में। अभी तक क्या था, ऊंचाई नीचाई वाला था, यानी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ी पे उतर रहे हैं। अब क्या आ गए, वो मैदान पे, यानी एक समतल जगह पर आ चुके हैं, फ्लैट जगह पे। तो अब वे क्या थे, तिड़ी के विशाल मैदान में थे, उसके चारों ओर पहाड़ियां ही थी, मतलब एक फ्लैट जगह पर थे पर चारों ओर क्या थी, पहाड़ियां थी। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी, ठीक है ना, यानी मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम तिड़री समाधि गिरी था। तिड़री समाधि गिरी था। उसके आसपास अनेक गांव थे जिसमें सुमिति के यजमान रहते थे। यजमान मान लिया जाए अपने से बड़े को, किसी का हम जिसको हम सम्मान देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो जिसमें सुमति के कौन रहते थे, यजमान रहते थे। ठीक, सुमिति अब उस सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सके। गंडे क्या होता है, एक तरीके से अभिमंत्रित किया हुआ एक धागा होता है, कलावा बोला जाए या गले में पहनने को, उसको बोलते हैं गंडा। मंत्रों द्वारा जिसको बांधा जाता है उसको बोलते हैं। ठीक, गंडे पहुंचा सके। गंडे पतली पतली चिरी बत्तियों से बनते हैं। गंडे खत्म हो जाने पर वे और कपड़ों से नए गंडे बना लेते हैं। लेखक ने सुमिति को दूर दूर के गांवों में ना जाने के लिए राजी कर लिया। ठीक, जो गंडे था, लेखक जो सुमति थे वो दूर दूर जाना चाहता था, पर लेखक ने उसे राजी कर लिया कि वह कहीं और ना जाए। अब थी तिब्बत की तेज, अभी तो हमने सर्दी के बारे में पढ़ा था, अब आ गया क्या है इसकी तेज धूप। हमारा आखिरी नहीं, अभी एक और रह गया है, 8th पॉइंट है जो तिब्बत की तेज धूप। अगले दिन लेखक सुबह 10 से 11 बजे चले। ठीक है, धूप बहुत कड़ी थी। दिन में 2 बजे के कारण माथा जल रहा था, मतलब दोपहर के 2 बजे की धूप भी इतनी भयंकर थी कि जो था माथा जला जा रहा था। तो पीछे का कंधा बर्फ से ठंडा हुआ, मतलब आगे, मतलब बताया ना, एक साइड क्या था, बर्फ, हिमालय के पर्वत के जैसी पहाड़ियां थी बर्फ से ढकी हुई, दूसरी तरफ क्या थे, पथरीले पहाड़ जिन पर हरियाली थे। तो जो आगे का हिस्सा था, माथा जिस साइड वो चला जा रहा था मैदान की तरफ, वो था एकदम माथा उसके भयंकर धूप से जला जा रहा था,
और जो पीठ वाला हिस्सा था यानी हिमालय के साइड होगा तो वो बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा था। धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा रखना पड़ता था। ठीक है ना। अब हमारा है लास्ट, शेकर बिहार में। शेकर बिहार तिब्बत की जमीन में छोटे बड़े जमीन जागीरदारों में बटी हुई थी। जो तिब्बत की जगह थी छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरदारों की काफी हिस्सा मठों या बिहार के हाथ में थी। मठों या बिहार, ठीक है ना। हर जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती करवाता। जितने भी जागीरदार होते थे वो मजदूरों से ही खेती बाड़ी कराते थे। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई बिच्छू आता है जिसे राजा के समान आदर मिलता है। लेखक और सुमति शेख बिहार पहुंचे। शेख बिहार यहाँ पे एक जगह का नाम है। उसका मुखिया बिच्छू नम से भद्र पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश यानी जो लेखक का जो उस समय वेशभूषा जो थी कैसी बताई थी, भिखमंगे जैसी बताई थी ना, फिर भी वह उन्हें बड़े प्रेम से मिला। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर या बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई हैं। वहीं लेखक ने आसन जमाया। पोथियां मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन पुस्तकों में रम गया। सुमित ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन वे बिच्छू नमसे से विदाई लेकर चल दिए। तो ये है पूरी ल्हासा की यात्रा। ल्हासा की ओर चलने की यात्रा में जो भी लेखक के साथ हुआ तो वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हम देंगे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट में कुछ देखते हैं। जैसे राहदारी का अर्थ क्या है? राहदारी का अर्थ होता है क्या होता है नदी पार करने का अनुमति पत्र। नदी पार करने का अनुमति पत्र। ठीक। शाम को लोग क्या पीकर मस्त हो। अच्छा, वहां पर तिब्बत साइड लोग क्या होता था, वहां किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे तो अच्छा, वहां पर लोग शाम होते ही पीकर अपने में मस्त हो जाते थे। ठीक। अतिथि सम्मान के बारे में लोगों का रवैया क्या था? वहां के लोगों का रवैया था मूड और मनोवृत्ति का। ठीक। चलिए अब देखते हैं तिब्बत के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन। तो तिब्बत की कठिनाई यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया। दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान, यानी 2 बार कठिनाइयां सबसे ज्यादा हुई। एक तो वो रास्ता भटक गया था, दूसरा कि उसे बहुत तेज धूप का सामना करना पड़ा। तीसरा यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और है, किले को परित्यक्त और चीनी क्यों कहा गया? किले को परित्यक्त और चीनी क्यों कहा गया? किले में कभी चीनी सैनिक रहा करते थे, आजकल उनमें कोई नहीं रहता, वे खाली है, इसलिए किले को परित्यक्त और चीनी कहा गया है। चलिए स्टूडेंट, तो आज मैं इतना ही कर रही हूँ। और स्टूडेंट जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर आप 1K कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको लाइव आके आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करूंगी। तो लाइक और कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, लाइक प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, प्लस सब्सक्राइब बढ़ाइए। ओके स्टूडेंट्स, अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स।